सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग जेईई मेन का फुल सिलेबस टेस्ट करने वाले हैं, फिजिक्स वाला पार्ट। तो सबसे पहले याद रखना कि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मॉडिफाइड वर्जन करने वाले हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट एक मंथ में आपको जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन ही एक्जैक्टली प्रैक्टिस करने हैं जो जेईई मेन में आते हैं। अब ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके रहते हो इस टाइम तक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ही ये पेपर बनाया गया है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको 25 के 25 मिलने वाले, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन ही है। तो अगर आपको ये टेस्ट ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो, ट्राई करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो जिस जिस क्वेश्चन में आप अटक जाओगे उसके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड जिसका डेंसिटी डी है, रेडियस आर है और सरफेस टेंशन एस है, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इट इज ऑब्जर्व दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? ठीक है, तो टाइम पीरियड इसके बराबर है, तो अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा विदाउट स्क्वायर रूट, तो 2b एस की पावर सी बाय 2 और डी की पावर ए बाय 2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर डायमेंशन लिखे तो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन में इतना है। राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे तो रेडियस तो डायमेंशन ही l के बराबर है। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो एल एल कट गया, मतलब एम टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू का पावर सी बाय टू, क्योंकि एस की पावर सी बाय टू, और डी डेंसिटी मतलब डिस्टेंस नहीं, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा पावर। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको जो भी है एम एल टी का पावर्स को मैच करवाना है, तभी तो दोनों डायमेंशन इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एम का पावर 0 है, राइट हैंड साइड में एम की पावर है सी बाय टू ए बाय टू, तो सी बाय टू प्लस ए बाय टू। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में एल की पावर 2b और -3a/2 एल की पावर। हाँ, ठीक है, और टी की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में टी की पावर है -c। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू -2 आ गया। अब इस सी को यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू +2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बी की वैल्यू आपको मिल रहा है 3a/4, ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3/2, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 3/2, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले इसको रब कर लेते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 20 एंड 12 आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड जिसका मास है 8 kg। द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली अप बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 480 द टेंशन। ठीक है, तो अगर इस पूरे सिस्टम का मास देखिए, पूरे सिस्टम का मास है 20 kg प्लस 12 kg 32 kg प्लस 8 kg यानी 40 kg। तो पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 40 kg पे mg लग रहा होगा, m इंटू 10। ठीक है, जी की वैल्यू 10 मान रहा हूँ और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 480। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हूँ, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसको ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स बस पुलिंग फोर्स है और ग्रेविटी वाला। ठीक है, तो एक्सेलेशन का वैल्यू निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या है 480 माइनस 400, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू इतना मास इंटू एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन का वैल्यू आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बस मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। M2 का मास कितना था? M2 का मास था 12 kg। तो मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो M2 के ऊपर देखो, अगर थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे इंक चेंज करता हूँ। M2 को देखिए तो M2 के ऊपर यहाँ से टेंशन लगेगा। ठीक है, क्योंकि रॉड M2 का पार्ट नहीं है ना, M2 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो रॉड तो एक्सटर्नल चीज़ हो गया, तो टेंशन माइनस M2g, और M2 का मास कितना है 12 है, तो M2 के ऊपर T और 120 लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन तो इसका भी 2 है, तो आप न्यूटन सा लगाओगे T माइनस 120 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए का वैल्यू 2 है तो ये 24, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 144, 144 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 500 ग्राम पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय दिस। ठीक है, अब फ्री टू मूव का मतलब क्या है? बेसिकली आपको ये मानना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी से के साथ एसोसिएटेड जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, बस वही फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, वही नेट फोर्स है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और किसी फोर्स के बारे में बताया नहीं गया तो आपको अजूम कर लेना जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वही नेट फोर्स है। टोटल मैकेनिकल जो सिस्टम है 2 जूल, देन द मैक्सिमम स्पीड इज, ओके, तो मैक्सिमम स्पीड पूछा है। ओके, अब एक काम करते हैं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 2, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 2 के बराबर। अब इन दोनों का सम 2 रखना है। स्पीड जब मैक्सिमम होगा, मास तो फिक्स है, तो स्पीड जब मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि इसका सम जो है आपको एक पॉजिटिव कांस्टेंट रखना है, जो भी एक नंबर मतलब फिक्स रखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमारा एम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू निकालना। ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, वी से दिखा रहा है, यह पोटेंशियल एनर्जी यू ही है। ठीक है, ये यू है ना। तो पोटेंशियल की एक्सप्रेशन देती है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम मिनिमम यूज करते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ by 4 यानी x³ और 2x/2 यानी सॉरी x,
इक्वल टू 0। तो अब इसका 3 रूट आएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। ठीक है, 0 भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, -1 भी तो 3 रूट है ना। अब x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। पोटेंशियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है, x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल 1/4 -1/2 यानी -1/4। और -1 पे पुट करें तो -1 में पुट करेंगे तो फिर से -1/4। तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है? -1/4। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल इतना है, मिनिमम इतना है। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू -1/4। तो -1/4 पुट करेंगे तो ये +1/4 हो जाएगा, यानी 9/4। तो मैक्सिमम करंट एनर्जी जितना है, अब मैक्सिमम करंट एनर्जी होना चाहिए हाफ इंटू मास। मास देखो हाफ के जी है, इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। ये इक्वल टू 9/4 है, 4 वाला पार्ट गया तो वी मैक्स हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, यानी वन डायमेंशन कोलिजन है, e की वैल्यू 1 बोल दी गई है, टू अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 3m। द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक इन एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल ऑन कोलिजन इज क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाए। तो m मूव कर रहा है मान लो u से, यहाँ से 3m से टकराने वाला है, लेकिन 3m तो रेस्ट पे है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है। जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं पीछे वाला मूव कर रहा है v1 से, आगे वाला मूव कर रहा है v2 से। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, तो मोमेंटम यहाँ पे निकालेंगे सिस्टम का, और यहाँ पे निकालेंगे तो सेम रखेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एब्सेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंटम मोमेंटम बिफोर कोलिजन इतना है, इसका तो 0, इसका mu, और राइट साइड में mv1 प्लस 3mv2। अब मुझे नहीं पता ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, लेकिन मैं आगे मान चुका हूँ तो v1 ले लिया हूँ। अगर कैलकुलेशन का v1 नेगेटिव आ गया तो पीछे जा रहा होगा, उसका आपको टेंशन लेना है। वन डायमेंशन कोलिजन इसलिए पहले अगर एक्स के लॉन्ग मोशन हो रहा था तो बाद में कोलिजन के बाद भी एक्स के लॉन्ग मोशन हो गया, क्योंकि ओब्लिक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो वही था हेड ऑन का मतलब। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा u इज इक्वल टू वी वन प्लस 3v2। ठीक है, u इक्वल टू v1 प्लस 3v2, एक क्वेश्चन आ गया, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से आया ना। अब हमें अभी तक हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन उसको यूज नहीं किया। इलास्टिक कोलिजन मतलब e इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1 मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि u है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि है v2 माइनस v1, क्योंकि ये सेपरेट होने में मदद कर रहा है, ये तो सेपरेट होने का उल्टा करे तो पास जाना चाह रहा, तो v2 माइनस v1। ये दूसरा इक्वेशन है। तो e की वैल्यू से बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिलता है और मोमेंटम कंजर्वेशन दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों को यूज करके अगर दोनों को ऐड करें तो v1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2u इक्वल टू 4v2। तो v2 की वैल्यू है u/2। ठीक है, अब याद रखना जो ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि इक्वल टू 1 है, वही ये गेन करेगा। इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या है, जो ये लूज करेगा वही ये गेन करेगा। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m। 3m का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 3m, वही वही इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m। 3m का फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू v2 स्क्वायर, इनिशियल तो 0 है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%, इसी को बोलते हैं ना परसेंटेज लॉस। ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। अब लॉस हो जाएगा हाफ 3m v2 स्क्वायर, हाफ 3m v2, और v2 की वैल्यू है u/2 का स्क्वायर, यानी इतना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, हाफ m u स्क्वायर इंटू 100। तो ये हो जाएगा m/2 कैंसल, 3/4, 3/4 मतलब 75%। तो 75% मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला है a bullet of mass 20 gram and speed 500 meter per second is fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door. Okay, the door is 1 meter wide and weighs 12 kilogram. It is hinged at one end and rotates about a vertical axis practically without friction. ठीक है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर जस्ट आफ्टर द बुलेट एम्बेड्स इनटू इट। ठीक है, तो बेसिकली एक डोर है, उसमें कहीं पे बुलेट टकरा रहा है, लोकेशन दे दिया है। तो बुलेट के टकराने के जस्ट बाद ओमेगा क्या होगा डोर का। ठीक है, और बुलेट जो है टकरा के डोर के अंदर रेस्ट पे आ जा रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जा रहा है बुलेट का, है ना। तो ओमेगा क्या होगा पता करना है। ठीक है, अब इस डायग्राम में जो की कॉन्सेप्ट है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डोर प्लस बुलेट को सिस्टम लेंगे, तो सिस्टम में मैं क्या ले रहा हूँ, डोर प्लस बुलेट। तो अगर मैं इसको सिस्टम लूँ तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेज आप देखोगे तो mg वगैरह है ना, और कोई फोर्स नहीं है, बस mg है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे mg है। अब हिंज से फ्रिक्शन वगैरह लग सकता था, लेकिन बोल दिया गया है फ्रिक्शन एब्सेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं डोर को ड्रॉ करूँ तो ये डोर है, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, इसके अबाउट डोर रोटेट कर सकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अभी डोर इनिशियली रेस्ट पे है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये है। अब हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो डोर का बस ये वाला लेंथ दिखेगा हमें, है ना। अब लेंथ ऑफ द डोर कितना है, 1 मीटर, ये 1 मीटर है।
ठीक है, डोर। अब मैं अगर टॉप व्यू देखूँ, तो टॉप व्यू में मुझे बस ये दिखेगा, और एक्सिस रोटेशन जो है ये मैं ऐसे करके ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये हो गया टॉप व्यू, है ना? टॉप व्यू करेंगे तो बस डोर ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो बस ये वाला पार्ट दिखेगा, है ना? एक लाइन जैसा दिखेगा डोर, ठीक है? ओके। अब जो बुलेट आ रहा है, ये डोर के सेंटर पे टकराया, ठीक है? तो डोर के सेंटर मतलब यहाँ पे, इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे, और टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे, है ना? तो बुलेट जो है ऐसे आ रहा है, ठीक है? डोर तो रेस्ट पे है, बुलेट मूव कर रहा है मान लो यू स्पीड से, और डोर कितने दूर पे टकराएगा? ये 0.5 पे, ठीक है? ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? डोर प्लस बुलेट दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, है ना? अब अगर डोर प्लस बुलेट सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो एमजी डाउनवर्ड, हिंज फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह यही सब होगा, लेकिन फ्रिक्शन एब्सेंट है। एमजी फोर्स जो तो वर्टिकल होता है, और ये हिंज भी वर्टिकल है, तो एमजी का टॉर्क हम लोग एब्सेंट मानेंगे, ठीक है? तो डोर प्लस बुलेट सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जितने भी है सबका टॉर्क या तो जीरो है, या तो वो फोर्स ही एब्सेंट है, जैसे एमजी फ्रिक्शन वाला फोर्स, ठीक है ना? तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो है। तो इस सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बिफोर कोलिजन जितना एंगुलर मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही रहेगा, ठीक है? तो बिफोर कोलिजन इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम मतलब डोर प्लस बुलेट दोनों का एक साथ, तो डोर तो रेस्ट पे है, तो डोर रेस्ट पे है तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है, और बुलेट का हो जाएगा, देखो लाइन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट जो है, वेलोसिटी वाला लाइन जो है वो एक्सिस से कितने परपेंडिकुलर दूर पे? 0.5, तो एम लिखेंगे। तो मास ऑफ बुलेट है 20 ग्राम, तो 0.02 एम वी, वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड, एम वी आर, आर की वैल्यू 0.5, ठीक है? ये हो गया एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में तो आई इंटू ओमेगा कर देंगे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बुलेट का, डोर का हो जाएगा मास ऑफ डोर, तो उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 3, क्योंकि ये डोर कैसा जैसा बिहेव करेगा? रॉड जैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाय 12, जहाँ पे एल की वैल्यू 1 लेंगे, तो डोर का मास है 12, तो एम एल स्क्वायर बाय 3, ये हो गया डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना बुलेट जो है वो एक्सिस रोटेशन से कितनी दूर पे है? 0.5, ठीक है? तो मास ऑफ बुलेट 0.02 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ठीक है? अब हमें इस इक्वेशन सॉल्व करना है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इतना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 जीरो 5 दूनी 10, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ रहा है ना, ठीक है? 2 जीरो 5 दूनी 10, हाँ 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड में ये 4 प्लस 0.02 इंटू 0.25, तो 50, ये तो बहुत छोटा आएगा कंपेयर टू दिस, ठीक है? तो इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू ओमेगा, ये चीज़ बहुत ही छोटा है कंपेयर टू 4, तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर देखो दूर दूर है, ये इससे 100 गुना छोटा है, 10 गुना छोटा है, ये इसका आधा है, ठीक है? तो आंसर तो दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ, तो इस पूरे को मैं अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकता हूँ, तो ओमेगा की वैल्यू 1.25 आए, ठीक है? ओके, बेसिकली आप डायरेक्टली पहचान सकते थे कि एम एल स्क्वायर बाय 3 का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ बुलेट इंटू लेंथ का स्क्वायर, ये 0.5 का स्क्वायर, ठीक है? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डोर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, ठीक है? तो 1.25 ऑप्शन सी, ठीक है ना? अब 1.25 के आसपास कोई ऑप्शन होता बहुत ही पास, तब हमें डर लगता ये अप्रोक्सीमेशन यूज करने से, लेकिन सब आंसर दूर दूर है, 1.2 से 4 गुना छोटा है ये 2 गुना छोटा है, ये 5 गुना बड़ा है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट करना चाहो तो करो, आंसर 1.25 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है? सिक्स्थ में a copper wire जिसका लेंथ है 2 मीटर एंड स्टील वायर जिसका लेंथ है 4.5 मीटर हैविंग इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया आर जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड, ओके? द कंपोजिट, अब एंड टू एंड जॉइंट है, एंड टू एंड जॉइंट है मतलब सीरीज में जॉइंट है, मतलब टेंशन सेम होगा दोनों में, ठीक है? और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब कंपोजिट वायर को एक लोड से हैंग कर दिए, जिसके कारण कॉपर वाले पार्ट का लेंथ जो है 1 मिलीमीटर से बढ़ गया। अगर कॉपर का यंग्स मॉडुलस और स्टील का यंग्स मॉडुलस दे दिया है तो टोटल एक्सटेंशन क्या होगा? तो कॉपर का एक्सटेंशन आपको ऑलरेडी पता है, स्टील का एक्सटेंशन पता करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है? अब आपके पास जो बेसिक फॉर्मुला होता है इस चैप्टर में क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इक्वल टू ए एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है? अब ये दोनों केस में सेम है, सेम फॉर बोथ केसेस, क्योंकि दोनों रस्सियों में, दोनों वायर्स में टेंशन की वैल्यू सेम है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन ने बोल दिया था सेम है, तो ये सेम फॉर बोथ है। इसका मतलब है वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, इसका वैल्यू दोनों वायर्स के लिए सेम आएगा, ठीक है? अब वाई की वैल्यू लिखते हैं, तो अगर मैं कॉपर के लिए लिखूँ, कॉपर का वाई का वैल्यू इतना है, या अगर रेशियो ले लेंगे तो और अच्छा है, ठीक है ना? ताकि 10 की पावर 11 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वाई ऑफ कॉपर लिख रहा हूँ, 10 की पावर 11 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उस तरफ वाई में 10 की पावर 11 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई ऑफ कॉपर इतना इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर वो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर है 2, इज इक्वल टू वाई ऑफ स्टील डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय एल ऑफ स्टील। तो वाई ऑफ स्टील है 2 इंटू 10 की पावर 11, जिसको मैं फर्स्ट 2 लिख रहा हूँ, 10 की पावर 11 तो इधर से कैंसिल हो गया होगा, इंटू डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील 4.5, ठीक है? वाई इंटू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, है ना? तो यहाँ से चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील आ रहा है 1 बाय 2 दूनी 4, 4.5 बाय 4 ना, 4.5 बाय 4, तो 4.5 बाय 4
कितना होता है 1.125 ना, हाँ 1.125 ठीक है। तो 4.5/4 1.125, तो टोटल लेंथ, टोटल इंक्रीज इन लेंथ, टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर 1 था, तो 1 प्लस 1.2.5, तो हो जाएगा 2.125, 2.125 मतलब ऑप्शन सी ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 में इफ इट टेक्स 5 मिनट्स टू फिल अ 30 लीटर बकेट फ्रॉम ए वाटर टैप ऑफ डायमीटर 2/√π सेंटीमीटर, देन रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज, ठीक है। तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाय ईटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ पाइप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है, यही एक्सप्रेशन का वैल्यू आंसर हो जाएगा। अब बस इसमें चैलेंज क्या है, वी निकालना है, क्योंकि बाकी सब दिया हुआ है। जैसे डेंसिटी हमें दिया हुआ है 1000, वी हमें पता करना है, और ये डी है डायमीटर, डायमीटर है 2/√π सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय ईटा, ईटा कितना है 10⁻³ देखो ऐसा यूनिट में ही है, पास्कल इंटू सेकेंड, तो 10⁻³। अब बस वी लिखना है हमें, ठीक है। अब वी की वैल्यू लिखते हैं, तो वी कैसे पता करेंगे, उसके लिए इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। 5 मिनट लग रहा है 30 लीटर बकेट को फिल करने में, तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है डी/dt, वी कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी था, स्पीड था ये, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना वॉल्यूम फिल कर रहे हैं 30 लीटर का, 30 लीटर मतलब इतना मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, 5 मिनट मतलब इतना सेकंड, है ना, ऐसा यूनिट में करो मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3×10⁻⁻⁴। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इतना। अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्पीड, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट होता है A1 V1, वही A1 V1 A2 V2 वही A इंटू वी, ठीक है। अब एरिया हो जाएगा, अब एरिया निकालते हैं, एरिया हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा ना पाइप का, तो डायमीटर का स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई। अब डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 4/π, लेकिन डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए था ना, डिवाइडेड बाय 4, तो 4/π 4/π खत्म, तो एरिया आ गया 10⁻⁻⁴। तो एरिया की वैल्यू तो 10⁻⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ वी इक्वल टू 10⁻⁻⁴, तो वी की वैल्यू क्या होगी 1, तो वी यहाँ पे 1 है, तो इस चीज़ का वैल्यू तो 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करके इसको आप कैलकुलेट करें, तो 10⁻⁶ हो जाएगा इंटू -2, 10⁻⁻² इंटू 2/√π। तो 2/√π मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। अब ऑफकोर्स ऑप्शन देख के तो हम लोग गेस कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करना चाहता हूँ। 2/√π, रूट पाई, पहले रूट पाई निकाल लेते हैं, 3.14 ना, तो 1.128, तो ये वाला चीज़ 1.128 है, तो 1.128 6 इंटू 10⁴, तो 1 2 3 4, तो 11,286, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं ना, ये सब क्वेश्चन याद रखना, प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आया हुआ है, उसी को मॉडिफाई करके ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ ए डायोड इज गिवन बाय दिस। ओके, आपको ये नहीं टेंशन लेना है फॉर्मूला कहाँ से है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वी वोल्ट में है और टी टेम्परेचर इन केल्विन है, ठीक है। स्टूडेंट मेक्स एन एरर मेजरिंग इतना, ठीक है, तो वोल्टेज में एरर दे दिया, डेल्टा भी दे दिया 0.01 का, और करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है एट 300 केल्विन। तो व्हाट विल द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो पहले करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पियर यूज करते हैं, तो करंट की वैल्यू 5 जब होगा तब e की पावर 1000 v/t -1 इसके बराबर है, यानी ये 6 के बराबर हो गया, ठीक है। 6 इक्वल टू दिस, है ना। जिस टाइम पे करंट जब इतना होगा उस टाइम पे मतलब जब करंट की वैल्यू इतनी होगी उस समय e की पावर 1000 v/t उसका वैल्यू 6 के बराबर होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में मैंने करंट का वैल्यू पुट कर दिया, तो इसका वैल्यू पता चल गया मुझे, है ना। ओके, अब हमें डी निकालना है, एरर इन आई, ठीक है। तो आई का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ ना उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब आई जो है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मुला में तो वी और टी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। देख लो क्वेश्चन पढ़ो आप, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं दिया है, बस टेम्परेचर का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज में वेरिएशन दिया हुआ है, यानी वी चेंज हो रहा है, तो आई किसका फंक्शन हो गया, वी का, तो डी आई बाय डी वी करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें तो ई की पावर 1000 v/t इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1000/t, ठीक है। ये हो गया आपका डी आई बाय डी वी, है ना। ओके, अब डी आई बाय डी वी इसके बराबर है, तो यहाँ से डी आई मिल जाएगा, अब वैल्यू पुट करो आप, तो डी आई हमें निकालना है, डी वी वेरिएशन वोल्टेज है 0.01, ठीक है। जो एरर वाला पार्ट है मुझे पॉजिटिव में लिखना, तो प्लस माइनस 0.01 है, लेकिन वो तो ई की पावर 1000 v/t इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, तो 300 करेंगे तो 6 50, ये 20, तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू दिस
यानी 0.2। ये किस में आएगा? मिली एम्पेयर में आएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ यहाँ पे मिली एम्पेयर में लिखा था, ठीक है। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें माइक्रो में चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस डिफरेंशिएट करो, आपको आ जाएगा। डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है एरर वाले क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में, अ थिन लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड ए लाइट स्लाइडर। लाइट स्लाइडर मतलब इस स्लाइडर का जो मास है इसको नेग्लेक्ट करो, सपोर्ट्स अ वेट इतना, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज इतना एंड वेट, ठीक है। अब भाई जो थिन फिल्म है, इसका दो सरफेस होगा ना, कोई भी थिन फिल्म ऑफ लिक्विड होगा, एक सरफेस तो हमें सामने से दिख रहा है, एक पीछे से दिखेगा, ठीक है, दो सरफेस होगा, है ना। और सरफेस पे सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है ना। तो जो थिन फिल्म है इसको साइड से देखेंगे तो थिन फिल्म ऐसा दिख रहा होगा, ये थिन फिल्म है। और यहाँ पे आपने रॉड लगा दिया, एक दूसरा कलर से रॉड बना लेते हैं, यहाँ पे आपने रॉड लगा लिया, ठीक है ना। तो रॉड का इस पार्ट में भी एस इंटू एल लगेगा, क्योंकि रॉड का लेंथ एल है, और इस पार्ट में भी सरफेस टेंशन का वैल्यू अगर ऐसे तो टोटल आपके पास रॉड पे कितना लग रहा है? 2 एस एल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैं सिस्टम किसको ले रहा हूँ? मैं सिस्टम ले रहा हूँ इसको, रॉड प्लस हैंगिंग वेट को, इसको सिस्टम ले रहा हूँ। तो इस सिस्टम पे ऊपर की तरफ तो लगेगा 2 एस एल, एक्सटर्नल फोर्स से लिखना रहता है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू ही क्यों? क्योंकि रॉड का मास और स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, तो सिर्फ ये डब्ल्यू इसका वेट लगेगा, एम जी, मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लग रहा होगा, इतना ही बस। इसमें बस इसका वेट आएगा, बाकी रॉड वर्क का नहीं आएगा। और इसके ऊपर सरफेस टेंशन के कारण 2 एस एल, टू का फैक्टर क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में फिल्म के दो साइड्स होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। और सरफेस टेंशन हर सरफेस पे लगता है, तो दोनों सरफेसेस पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर ही क्यों लग रहा है? क्योंकि लिक्विड अपना सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, तो जो लिक्विड है ये रॉड को ऊपर खींचना चाहेगा, तभी तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। तो 2 एस एल डब्ल्यू के बराबर है, क्योंकि है ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो 2 एस एल इक्वल टू डब्ल्यू, तो 2 एस एल इक्वल टू डब्ल्यू, हम लोग से क्या पूछा गया? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाय 2 एल, ये आंख में लग रहा होगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻², डिवाइड बाई 2 एल। लेंथ ऑफ रॉड दे दिया 50 सेंटीमीटर, उसका डबल करेंगे तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो ये 1.5 इंटू 10⁻², यानी ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है, अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब टू ए वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना, ठीक है। देन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय सप्लाइंग इतना जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंटरनली ऑफ द गैस, तो इंटरनली का चेंज पूछा गया, डिक्रीज इंक्रीज वो सब चेंज ही तो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू क्या होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इस पूरे प्रोसेस में, प्रोसेस को दो पार्ट में बताया गया है, पूरे प्रोसेस में क्यू की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 5 टू 1 एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैस को कंप्रेस करें। अब जो पहला वाला पोर्शन है, इसमें हम लोग मान लेंगे हीट जो है गैस को नहीं दिया गया है, ठीक है, बस वर्क वाला बात है। तो जो हीट वाला पोर्शन है ये मैं क्या मान रहा हूँ? एब्सेंट, है ना। फर्स्ट वाले पोर्शन में खाली वर्क वाला पोर्शन आएगा, तो वर्क वाला पोर्शन जो फर्स्ट वाले पोर्शन है, अब गैस को कंप्रेस करें तो वर्क डन नेगेटिव, और प्रेशर कांस्टेंट है तो माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी यूज करेंगे तो क्यू प्लस पी डेल्टा वी। और हीट वाला पोर्शन जो सेकंड पार्ट में बोला गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोगों ने इतना, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क तो नहीं हो सकता, तो जो भी हीट सप्लाई, जो भी एनर्जी सप्लाई होगा हीट के थ्रू ही होगा, तो हीट की वैल्यू आपको दे दी गई है 150, ठीक है, 150 है। प्रेशर की वैल्यू कितना था? 100 इंटू वॉल्यूम का चेंज 5 और 1 का डिफरेंस, तो 5 और 1 का डिफरेंस, वॉल्यूम का चेंज -4 मत कर देना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, +4 ही करना, ठीक है। मैं ऑलरेडी माइनस साइन ले चुका हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये 400 550, तो डेल्टा यू आपका 550 है, तो यू इंक्रीजेस बाय 550। अगर डेल्टा यू -550 आता तो यू डिक्रीजेस बाय 550, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है, इन एन इंजन द पिस्टन अंडरगोज वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude 4 centimeter. A washer rests on top of the piston and moves with it. The motor speed goes slowly increase the frequency of the piston at which the washer no longer stays. ठीक है, तो बेसिकली ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर ऊपर एक वॉशर रखा हुआ है, ये वॉशर है, ठीक है। दोनों के बस कॉन्टैक्ट है, चिपके हुए नहीं है ना। चिपके हुए मतलब गोंद वगैरह से, फेविक्विक वगैरह से चिपके हुए नहीं है, मतलब आराम से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एसएचएम कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब इनका सेपरेट होने का चांस कब रहेगा? ये सेपरेट होने का मैक्सिमम चांस कब रहेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो ये है, क्या बोलते हैं, जो पिस्टन है, पिस्टन को मैं थोड़ा थिक ड्रॉ कर रहा हूँ, पिस्टन का एक्सेलेरेशन तो हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन तो डायरेक्टली स्प्रिंग से अटैच्ड है, या पिस्टन से पिस्टन जो डायरेक्टली मतलब जो भी एजेंट होगा पिस्टन उसमें अटैच है, तो पिस्टन जो डायरेक्टली एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है ना। अब जो ब्लॉक है, ब्लॉक तो पिस्टन के ऊपर रखा गया है, अब नीचे आते वक्त ब्लॉक पे बस ग्रेविटी और नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। तो ग्रेविटी तो फाइनाइट फोर्स होता है, तो इसका नीचे आने का एक्सेलेरेशन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो पिस्टन है इसका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा, नॉर्मल और एमजी। तो एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? एमजी माइनस एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? एमजी। तो एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जी। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है? जी हो सकता है। और जो पिस्टन है इसका मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अब
अगर आप चाहते हो दोनों सेपरेट ना हो तो ये दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर ए जी के बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा। अगर ये जी इससे कम हो गया मतलब ओमेगा स्क्वायर ए या तो ग्रेटर देन जी होगा या तो इक्वल टू जी होगा, लेस देन जी हो नहीं सकता क्योंकि ये लेस चलेगा ये फास्ट चलेगा तो पॉसिबल नहीं है, फिर दोनों मतलब इंटरनल मतलब नॉर्मल वगैरह आ जाएगा, है ना। तो ये तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जी बाय ए का स्क्वायर रूट। हमें पूछा गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाय 2 पाई, तो दिस बाय 2 पाई करना होगा, ठीक है। ओके, अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं क्योंकि सब आंसर दूर दूर है। 10 डिवाइडेड बाय ए, एम्पलीट्यूड कितना दिया 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 0.04 बाय 10, ये 1000 बाय 250, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब 250 को हम लोग √25 इंटू √10 लिख सकते हैं, यानी 5√10 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब पाई अप्रोक्सीमेटली √10 के बराबर होता है, तो ये 2.5 हर्ट्स आ गया, ठीक है। तो 2.5 हर्ट्स मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही करना है, जो पीछे रह सकता है, पीछे कौन रह सकता है, ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक बस ग्रेविटी पे और नॉर्मल पे डिपेंडेंट है ऐसा जम करने के लिए, ठीक है ना। तो जब नीचे आ रहा होगा, अब नीचे आते वक्त मैक्सिमम एक्सेशन ब्लॉक का क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेशन जी हो सकता है ना, क्योंकि अगर नॉर्मल आ गया तब तो एक्सेशन जी से भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन ऑफ दिस ब्लॉक जो होगा वो जी हो सकता है। तो जो आपके पास पिस्टन है उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे ही होता है, ओमेगा स्क्वायर ए जो होगा वो जी का होगा, ठीक है। तो फॉर नो सेपरेशन आपका ऐसा होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू जी। एक्चुअल में ये होगा, इनइक्वालिटी वगैरह मैं लिखना नहीं चाहता था इसलिए मैं इक्वल टू कर दिया, ठीक है, ये होना चाहिए, है ना। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है ना, पेन। A DC main supply of EMF 220 volt is connected across a storage battery of EMF 100 volt through a resistance 1 ohm, ठीक है। तो 220 वोल्ट का सप्लाई है, उसको यूज़ करें चार्ज करने के लिए एक स्टोरेज बैटरी को जो 100 वोल्ट का है, थ्रू रेजिस्टेंस भी लगा दिए एक 1 ओम का, ठीक है। तो एक 1 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा लो यहाँ पे, है ना। अब वन को यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ वो मैटर नहीं करेगा, सीरीज में ही है सब। अब आपको बोला कि टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ओके। तो बैटरी, ठीक है, स्टोरेज बैटरी, तो बैटरी इसको बोल रहे हैं, तो इसके अक्रॉस हम लोगों ने आर लगा दिया, ठीक है। ये 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस हम लोगों ने आर लगा दिया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आर क्या होना चाहिए, सो दैट करंट पासेस थ्रू द बैटरी टू चार्जेस। तो आपको इस बैटरी को चार्ज करवाना है, चार्ज करवाना मतलब इसमें करंट तो ऐसे जा रहा होगा, तो सपोज इसका वैल्यू मैं ले लिया हूँ I1, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट निकल रहा है मान लेते हैं ये I है ना, तो I का I1 यहाँ जाएगा, यहाँ I माइनस I1 जो भी है, तो यहाँ तो वापस I जाएगा, ठीक है। तो मैं इस बड़े लूप में, सॉरी इस छोटे लूप में मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो छोटे लूप में लूप लगाऊंगा तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो +220, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो -100। डिपेंड नहीं करता इसमें कितना करंट फ्लो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो भी बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का मतलब जो भी ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और -IR, तो I इंटू 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली 220 वोल्ट का 100 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जा रहा है, तो 120 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस मतलब आई की वैल्यू 120, वो आपको इस इक्वेशन से भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो करंट जो है 120 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 100 वोल्ट के बराबर होगा, इसमें लूप लगा लो पता चल जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट का ड्रॉप है, तो इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट है ना। तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा, इसमें करंट जा रहा होगा I माइनस I1, ठीक है। I1 इसमें गया I, तो I माइनस I1 इंटू आर, तो I माइनस I1 इंटू आर ये किसके बराबर होगा 100 वोल्ट। बेसिकली इस लूप में मैंने लूप लगाया, इस लूप में लूप लगाया बस, ठीक है। ओके, तो आपसे आर का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100, आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू तो 120 है, तो 120 माइनस I1, ठीक है। तो आर का मिनिमम वैल्यू के लिए हमें 120 माइनस I1 का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, है ना। अब I1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब 120 माइनस I1 का मैक्सिमम वैल्यू यानी I1 का मिनिमम वैल्यू, तो आर का मिनिमम वैल्यू के लिए हमें I1 का मिनिमम वैल्यू पुट करना होगा, समझ में आई बात। I1 का मिनिमम वैल्यू पुट करना होगा क्योंकि माइनस है ना, प्लस है ना तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करते, ठीक है। अब जो करंट फ्लो हो रहा है बैटरी में इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं, नेगेटिव होगा तो करंट उल्टा फ्लो होगा, करंट उल्टा फ्लो होगा तो डिस्चार्ज होगा, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर जानना है तो आप बोलोगे लेकिन सर चार्ज नहीं होगा जीरो फ्लो करना है, तो फिर ऑलमोस्ट जीरो कर दो ना, लिमिट वगैरह पड़े हो ना। तो I1 की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो, तो इतना लिखो या ऑलमोस्ट जीरो लिखो, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20 × 5/6 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, 12th हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 13th में आपको बोला गया फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर वेयर द नंबर्स इंडिकेट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी 1, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट 1 रखना है हमें, ठीक है। तो इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी 1 है, ओके। अब यहाँ पे चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसी में डायग्राम में इनफ होना चाहिए, ठीक है। अब 6 इंटू, ये दोनों सीरीज में है, तो 6 इंटू 12 72 डिवाइडेड बाई 6 + 12 18 यानी 4, तो इसका 4 जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में है तो इसका 8, तो इस पूरे का 8, ठीक है।
तो इस पूरे का याद रखना 8 है, तो इस पूरे का 8 है ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 2 और 2 पैरेलल में है, तो इसका तो 4 हो जाएगा। अब ये 4 और 8 सीरीज में है, तो इसका हो जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 12, तो 4 8 32 4 3 12, तो इस पूरे का हो गया 8/3। ठीक है, तो इसको आप रीड्रॉ करो अगर, तो आपको मिलेगा ए से स्टार्ट करें तो बस सी मिलेगा। अब सी से बी जाने का दो रास्ता है, सी से बी जाने का दो रास्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने का दो रास्ता है, ऊपर वाले रास्ते का हो जाएगा 8 × 1 डिवाइडेड बाई 8 + 1, यानी 8/9, और नीचे वाले रास्ते का तो है 8/3। ठीक है, इस रास्ते में 1 और 8, ये पूरे का बदले 8 लिखोगे तो 1 और 8 सीरीज में एक के बाद एक है, और यहाँ में तो बस यही है 8/3। ठीक है, ओके। अब इसका रिजल्टेंट अगर देखें 8/9 और 8/3 का रिजल्टेंट हो जाएगा, ये तो 24/9 है, 32/9, तो इस पूरे का रिजल्टेंट है 32/9। तो आप डायग्राम बनाओगे तो सी 32/9 और बी। अब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आपको बोल दिया है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आपको बोल दिया 1। ठीक है, अब ए और बी के बीच में दोनों पैरेलल में है ना, सीरीज में है ना, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/C1 + 1/C2 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1/C हो जाएगा 1 - 9/32, जो कि हो जाएगा 23/32, तो सी की वैल्यू 32/23, 32/23 ऑप्शन ए। ठीक है, 32/23 ऑप्शन ए। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, मुझे कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं होता है अपने। 14th में आपको बोला गया है करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, तो ये हॉलो सिलेंडर में करंट फ्लो हो रहा है और यूनिफॉर्म है। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मतलब पर यूनिट एरिया जो है, हॉलो सिलेंडर के सरफेस का एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये तो जनरल रिजल्ट है, आपको अगर डिराइव करना है तो ऐसे कर दो। मैं अगर ऊपर से देखूँ तो ये पाइप है, मान लो इन्फिनिटी लॉन्ग है, याद रखना। ठीक है, इसके सरफेस पे बस करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो एक सर्कल दिखेगा, और सर्कल के हर पॉइंट से करंट आ रहा होगा। अब करंट जो है इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक सर्कल ले, जिसको रिजल्ट पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, तो सिमेट्री से सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो सिमेट्री से अगर इस पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर सो लगाए इस एम्पियरियन लूप पे, तो b × 2π(x) इक्वल टू μ0 × I इनक्लोज्ड। ठीक है, आई इनक्लोज तो जीरो है क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर कोई करंट नहीं, जो भी करंट है बाहर है, तो आई इनक्लोज जीरो है, तो बी की वैल्यू जीरो। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तभी जाके सिमेट्री आप यूज कर पाए ना, हर पॉइंट पे बी का बी टेंजेंशियल होगा और हर पॉइंट पे बी की मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये तभी यूज कर पाए। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रहता तो यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो कारण है यूनिफॉर्म है तो इतना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ऑप्शन डी सही है। अब ऑप्शन ए में यहाँ बोला गया था कि नॉन जीरो है, अंदर में कांस्टेंट तो है लेकिन नॉन जीरो है, हमें पता है अंदर में कांस्टेंट तो है लेकिन जीरो है। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड जीरो ओनली ऑन द एक्सिस, एक्सिस मतलब ये इस पॉइंट पे नहीं, मतलब इन पॉइंट्स को एक्सिस बोलते हैं ना, इन पॉइंट्स का लोकेशन, यहाँ नहीं, हर जगह जीरो है अंदर में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द पाइप, ये भी गलत है, हर जगह जीरो है ना, तो बस यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 15th में व्हेन द आरएमएस वोल्टेज VL VC VR आर मेजर्ड रिस्पेक्टिवली अक्रॉस LC एंड R इन ए सीरीज LCR सर्किट इन AC सोर्स, इट इज फाउंड दैट, ठीक है, VL VC और VR का रेशियो दे दिया है, इफ आरएमएस, ठीक है, तो आपको पता है इन तीनों का, ये तो आप उससे सोचो, तो जो L होता है वो C जो है, और ऐसे होता है 90 डिग्री। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में कि VL को यहाँ लिख रहे हैं या VC को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए इनके बीच में ना। अब नेट वोल्टेज है आपका 100, मतलब इनका रिजल्टेंट जो है, मतलब आप इसको वेक्टर मान लो, पहले वेक्टर है नहीं, वेक्टर मान लो, और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप फेजर करोगे जल्दी होगा। अब VL और ये VL आपको दिया है 5 और VC 1, तो ये 5 है ये 1 है, तो इस टू में है ना, तो 5x मान लेते हैं, VR 3x और ये 1x, तो इसका आप सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओगे तो VL और VC तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा सिंपली दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5x, आपको पता है 90 डिग्री पे 3x और 4x है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5x, तो नेट वोल्टेज 5x है ना, नेट वोल्टेज वही है, तो नेट वोल्टेज जो होगा 100 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 20, तो x की वैल्यू 20 है, तो VR कितना हो जाएगा 60, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15। ठीक है, अब वर्क डन बोला गया है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्प्रिंग के लिए होता है हाफ के फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो बस आपको ये यूज करना है, हाफ के की वैल्यू है 800 इंटू फाइनल डिफॉर्मेशन 15 स्क्वायर माइनस इनिशियल डिफॉर्मेशन 5 स्क्वायर। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 भी डालना पड़ेगा ताकि मीटर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 15 + 5
और 15 माइनस 5 मतलब एक में 10 एक में 20, 10⁻⁴, तो 4 जीरो चला गया ना, हाँ, तो 4 दूनी 8 जूल, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में अ बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, तो आई नॉट जो है अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज्ड। ठीक है। इस पास थ्रू पोलराइड है, तो इसको ए से पास करेंगे, तो ए से पास होने के बाद तो आपको पता है इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब ये पोलराइज लाइट हो गया। ठीक है। ओके। अब देन इट इज पास टू अनदर पोलराइड बी, तो इसको बी से पास कर रहे विच इज ओरिएंटेड सच दैट द प्रिंसिपल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री रिलेटेड हुए, तो ए और बी के बीच का एंगल बोल दिया 60 डिग्री है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो ए से लाइट निकल रही है उसका जो पोलराइजेशन डायरेक्शन होगा वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है। तो यानी क्योंकि ये पोलराइज लाइट है तो आप अब मलस मलूस लॉ जिसको बोलते हैं, मैलस लॉ यूज कर सकते हो। तो इंसिडेंट इंटेंसिटी कितना है बी पे, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो हो जाएगा आई नॉट बाय 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय 8, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। 18th में चलो असर्शन रीजन है। ओके। स्टेटमेंट 1 में मेटालिक स्फीयर इज सरफेस इज irradiated by a monochromatic light of frequency u which is greater than u naught। ठीक है। u naught थ्रेशोल्ड है। इफ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो फोटो करंट डबल हो जाएगा। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड उसको फिक्स रखते हुए डबल कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, तब डबल नहीं होगा। और अगर आप उसको डबल कर रहे हो तब, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो गिर रहा होगा, जब तक वो डबल नहीं होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो निकलेगा जिस जो फोटो करंट के बराबर होगा वो डबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 कभी कभी सही है कभी कभी गलत है, तो इसको हम लोग इनकरेक्ट मानेंगे। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कभी शुरू है कभी गलत है। ठीक है। मे भी नहीं बोला है ना, ऑल्सो डबल मतलब पक्का डबल होगा। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो पक्का डबल होगा नहीं। ठीक है। ओके। if the or statement 2 a maximum kinetic energy emitted from the surface is linearly dependent on the frequency of incident light। okay। the photocurrent depends on the intensity of incident light and wavelength। ठीक है। तो maximum kinetic energy of photoelectron is dependent linearly। ठीक है। हाँ, तो ये तो होता ही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे ये होता है दिस, तो फ्रीक्वेंसी पे तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। देखो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, मतलब लीनियरली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एच और फाइव तो कांस्टेंट है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो ऑप्शन बी। ठीक है। और इसका एक और पार्ट तो भी देख लेते हैं, द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ, हाँ सही है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ उस सेंस में डिपेंडेंट है कि आप अगर वेवलेंथ ही थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया है, मतलब थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अगर वो ही नहीं है तो करंट ही नहीं रहेगा। तो उस सेंस में सोचा जाए तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे चूज करना चाहिए मुझे। 19th में आपका ये डायग्राम है, को कलर में चेंज कर लेता हूँ। ओके। तो ए और बी और इनपुट टर्मिनल्स, अब ए की वैल्यू 1 तब मानना है जब ए पे पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट के बराबर है, उससे ज़्यादा हो। वैसे बी के लिए भी वैसे जीरो वैल्यू कब मानना है ए और बी का, याद रखना ए और बी जो है या तो जीरो वैल्यू ले सकते हैं तो 1, जीरो वैल्यू कब मानना है जब पोटेंशियल लेस देन इक्वल टू 1 वोल्ट हो। ठीक है। विच लॉजिक गेट ऑपरेशन द अबव सर्किट डस। ओके। तो यहाँ पे तो यही चाहिए होगा हमें। ओके। अब जो यहाँ पे जैसे ये वाला रास्ते की बात करते हैं, याद रखना ये तो 0 वोल्ट है, तो ये वाला पॉइंट तो 0 वोल्ट पे है। ठीक है। तो अगर ये हाई हुआ, तो हाई हुआ मतलब 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्टेज हो यहाँ पे, है ना, तो मैं 5 ही वोल्ट मान लेता हूँ, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो आप इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है। तो अगर ये हाई हुआ तो करंट इसमें फ्लो होगा इस पाथ में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, कनेक्टेड कंडक्टिंग पास है, तो करंट फ्लो होगा इसमें, है ना। अब इसमें करंट फ्लो हुआ अगर, तो याद रखना इसके क्रॉस भी कुछ ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस भी कुछ ड्रॉप आएगा। ठीक है। अब लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बहुत मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इसके कंपेरिजन में, ये देखो 10,000 है 50 है, तो इसका 200 गुना बड़ा है रेजिस्टेंस। तो क्योंकि दोनों में सेम करंट है, ठीक है, तो इसमें और इसमें करंट मान लेते हैं, इसमें भी करंट नहीं है, इसको भूल जाओ अभी एक सेकंड के लिए। तो इसमें और इसमें सेम करंट है, तो करंट सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इससे 2 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट आपका करंट सेम है तो वी इक्वल टू आई आर देखे, तो आई सेम है तो वी प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल 200 गुना ज़्यादा होगा। तो बेसिकली बोलने का क्या मतलब है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में कितने का फर्क है, 5 वोल्ट का फर्क है। तो जो 5 वोल्ट है उसका 99.99% यहाँ पे ड्रॉप होगा, मतलब 99% के आसपास यहाँ ड्रॉप होगा, बाकी 1% यहाँ पे होगा। ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, इसके अक्रॉस ड्रॉप ऑलमोस्ट जीरो है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर, तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस नेग्लिजिबल होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा ऑलमोस्ट। तो पूरा का पूरा ड्रॉप इसके अक्रॉस आने वाला है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट होगा। ठीक है। तो पॉइंट क्या, अगर ये इसके अक्रॉस 0 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 5 वोल्ट होगा। और जो यहाँ पे होगा इस पॉइंट का भी वही होगा, वी आउट मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका भी 5 वोल्ट होगा। तो अगर ये हाई हुआ तो ये भी हाई हो गया, है ना। मान लेते हैं, अब ये मानते समय आपको आपने क्या माना था, इसमें इसमें करंट सेम कब होगा, जब ये जीरो हो।
है ना। अब उल्टा करते हैं, ऊपर वाला 0 हो जाए, नीचे वाला 5 हो जाए, फिर से वही लॉजिक ट्रू है। इसमें कोई करंट नहीं होगा, तो जो करंट इसमें फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा, फिर से वही लॉजिक है। यहाँ 5 वोल्ट है, ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है कंपेयर टू दिस, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें बहुत ही कम करंट फ्लो, इसमें बहुत ही कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस ड्रॉप 0 रखना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर से 5 वोल्ट हो जाएगा। बेसिकली मतलब ए और बी में कोई भी अगर 5 वोल्ट हो गया, तो अगर इसका मैं अब ट्रुथ टेबल बनाऊँ, तो ए और बी में अगर कोई भी 5 हो जा रहा है, तो चाहे सॉरी 5 लिखना नहीं चाहिए, 1 और 0 लिखना चाहिए ना। तो ए पहले मैंने ए का 1 दिखाया था, बी वाला केस 0 दिखाया, तो इस केस में सी पे 5 आया था मतलब 1 आ गया, ठीक है। 5 वोल्ट मतलब 1, है ना। और दूसरे केस में मैंने यहाँ 0 मान लिया, यहाँ 5 मान लिया, ठीक है, तो फिर से 1 आया, है ना। अब आप वैसे भी सोच सकते हो, अगर दोनों ही 1 होंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना। अब दोनों 1 होंगे तो बस थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो 50 है, ये 10,000 है, 50 है 10,000 है, तो भले इन दोनों में करंट जो आएगा इसमें थोड़ा ज़्यादा करंट रहेगा, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली जो मैं बात कर रहा हूँ सही रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, इन दोनों में से कोई 5 वोल्ट रहा, तो ये बेसिकली पॉइंट क्या है, इसमें जो ड्रॉप होगा ऑलमोस्ट इसी पे पूरा ड्रॉप आने वाला है 5 वोल्ट का। या ये अगर 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट है तो पूरा का पूरा 10 वोल्ट ऑलमोस्ट इसी का क्रॉस आने वाला है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। और अगर दोनों जीरो रहा, अगर दोनों जीरो रहा, तो दोनों जीरो रहा, यहाँ भी जीरो है, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो इसके क्रॉस ये 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये किसका है, और का तो है, तो ये और गेट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे आपको बोला गया है, स्टेटमेंट 1 में एनर्जी इज रिलीज व्हेन हेवी न्यूक्लियाई अंडरगो फिशन और लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन, ये तो पता है हमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। फॉर हेवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग z, गलत। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है। ये मैक्सिमम होता है 56 के लिए, Fe56 के लिए मैक्सिमम आता है ना। इस तरफ जाएंगे तो आपका z बढ़ रहा है, ठीक है, ए बढ़ रहा है या z बढ़ रहा है, जो बोलना है बोलो। तो अब देखो ना, z को बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ग्राफ घट रहा है, तो आपको बोला गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग z, गलत, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोला गया अ पर्सन क्लाइम्स अ स्टॉल, यानी स्केलेटर नहीं चल रहा है 60 सेकंड में, तो मान लेते हैं स्केलेटर का लेंथ l है और पर्सन का वॉकिंग स्पीड v1 है, तो l बाय v1 क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स, ठीक है। हो गया, सॉरी क्या करें, मैं उल्टा करूँ ना, l बाय v1 हो गया 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम, यानी पर्सन वॉक नहीं कर रहा है, बस एलिवेटर मूव कर रहा है, तो एलिवेटर मूव कर रहा है तो पर्सन को अभी भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाने के लिए एलिवेटर को एल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो अभी भी एल डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय एलिवेटर का स्पीड मान लेते हैं v2 है। तो एलिवेटर जब सिर्फ मेहनत कर रहा है तब कितना टाइम लग रहा है, इतना। जब पर्सन सिर्फ मेहनत कर रहा है तो 60 सेकंड लग रहा है पर्सन को एल डिस्टेंस कवर करने में। जब एलिवेटर के ऊपर जा रहा है मैन, मतलब एलिवेटर के ऊपर है मैन, लेकिन मैन मेहनत नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है, खाली एलिवेटर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहा है, तब भी एल ही कवर होना है, और एलिवेटर का स्पीड मान लो v2 है। तो हमें निकालना है जब दोनों एक साथ चल रहे हो, मतलब मैन भी चल रहा है, एलिवेटर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो तब तो टाइम कितना लगेगा, एल बाय वी वन प्लस वी टू। जब दोनों ही चल रहे हैं तो मैन भी ऊपर जाना चाह रहा है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, एलिवेटर भी उसको ऊपर जाना चाहता है, तो दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वी वन की वैल्यू हो जाएगी एल बाय 60 और वी टू की वैल्यू यहाँ से एल बाय 40, तो ये 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, तो हो जाएगा 24 सेकेंड्स, ठीक है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, इन सेकेंड्स होना चाहिए था, ऑफ कोर्स इन सेकेंड्स होगा, तब ये 24 आ जाएगा, ठीक है। 22 में weight of car W on an inclined plane rises by 100, which rises by 100 मीटर for over a distance of 1 किलोमीटर। अब इस लाइन का मतलब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इंक्लाइन प्लेन है, उसका हाइट 1 मीटर से बढ़ रहा है 1 किलोमीटर में, तो हॉरिजॉन्टली जब आप 1 किलोमीटर मूव करोगे तो हाइट, जो बेसिकली हाइट और बेस का रेशियो बताया है, ठीक है। हाइट 1 मीटर बढ़ाने के लिए बेस को आपको 1 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको बोला गया कार जो है ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट केस में जो कार है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, इस पर कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, याद रखना कार इस तरफ जा रहा है तो जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट है। याद रखना, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता, ठीक है। तो कार आप अभी रेस्ट पे है, स्टार्ट ही होता है फ्रिक्शन के कारण, है ना। फ्लैट रोड पे आपको कार को एक्सीलेट करना है, स्पीड बढ़ाना है, तो फ्रिक्शन ही यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं सोचा ना कि कार ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे ही लगेगा, इस क्वेश्चन में मानेंगे क्योंकि कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये, ठीक है, और एम भी नीचे की तरफ, है ना। ओके, तो एम जी साइन थीटा यानी डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, याद रखना ये दोनों फोर्सेस जो है कार का स्पीड को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है W/20, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो डब्ल्यू साइन थीटा, अब यहाँ पे टैन थीटा आप इस डायग्राम से देखोगे, सॉरी ये 1000 है ना, टैन थीटा है आपका 1/1000, है ना,
राइजेस बाय 100 मीटर, ओके 100 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 100/1000 यानी 1/10। ठीक है, तो tan थीटा 1/10 है जो कि स्मॉल है, तो साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली 1/10 यूज़ कर लूँगा, तो डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा W/10। ठीक है ना। तो ब्लॉक के मतलब कार के ऊपर W/20 फ्रिक्शन के कारण लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण W/20 और ग्रेविटी के कारण W/10। ठीक है, तो कार के ऊपर जो नेट इस तरफ फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शन और ग्रेविटी का मिला के वो जाएगा W/10 W/20, तो 3W/10। ठीक है, W2 W/20, हाँ 3W/10 है ना। अब ये फोर्स याद रखना इम्पीड कर रहा है मोशन को स्लो डाउन कर रहा है, और वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसका पावर नेगेटिव में आएगा ऑफकोर्स, तो नेगेटिव में पावर कितना आएगा इसका 3F इंटू वी माइनस में। ठीक है, लेकिन आपको चाहता है कार जो कांस्टेंट स्पीड से चले, तो इतना ही पावर सप्लाई कर रहा होगा इंजन, तो इंजन का पावर इतना ही वैल्यू पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन और ग्रेविटी मिल के जितना नेगेटिव पावर दे रहा होगा कार को, इंजन के कारण उतना ही पॉजिटिव पावर मिल रहा होगा, ताकि वर्क डन पावर की वैल्यू नेट पावर जीरो हो जाए, स्पीड कांस्टेंट आ पाए। ठीक है, तो इंजन का पावर इतना है। ओके, कार नीड्स पावर पी, तो वाइल मूविंग अप विथ स्पीड वी, तो वी की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी है, तो 10 लिख लेते हैं, तो वी की वैल्यू 10 है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट केस में इतना है। सेकंड केस में कार जो है नीचे जा रहा है, अब कार नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो सेकंड केस में कार नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन, फिर से मैं मान रहा हूँ फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा W/20 ऊपर की तरफ और वेट W/10 नीचे की तरफ। ठीक है, तो नेट फोर्स आप देखोगे यहाँ पे, while moving uphill the car needs if it needs power इतना while moving downhill with speed v। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये W/10 और W/20 का डिफरेंस क्या हो गया, W/20 है ना। तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी का नेट इफेक्ट इतना है इंटू वी। अब ये पावर किसके बराबर है सेकंड केस में, P/3 के बराबर। ठीक है, ओके, अब इन दोनों का अगर रेशियो ले तो पी पी कैंसल, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो P/3 हो गया, और तो 3 भी कैंसिल, W भी कैंसिल, 10 भी कैंसिल, तो V इक्वल टू 20 आ रहा है। मैंने सही किया कैलकुलेशन, W/20 और W/10 का W/20 इंटू वी, यह है P/3, और पहले केस में W/10 प्लस W/20, तो W/10 प्लस W/20 था ना फर्स्ट केस में, तो 2W/20 यानी 3W/20, अरे 3W/20 था, ओके, तो यहाँ 20 है। ठीक है, तो 20 भी कैंसिल, तो V की वैल्यू 10 आ गई है ना। अच्छा, कैलकुलेशन चेक कर लिया मैं। ठीक है, तो मैं जो ऐड किया था 3W/10 लिखा था, वो 3W/20 हो गया ना, कैलकुलेशन एरर था, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, नेट पावर जीरो कर देना है, तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी का कंबाइंड जो पावर होगा वो इंजन का पावर उसको कैंसिल कर रहा है समहाउ। ठीक है, बस वो है। ओके, 23 में आपको बोला गया है फ्रॉम स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कार्व्ड आउट सच दैट कैविटी मेड इन द ओरिजिनल स्फीयर इज बिटवीन द सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से कैविटी काटे, कैविटी का एक पॉइंट एंड से मतलब पेरिफेरी पे, एक पॉइंट सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि r/2 तो आप कहीं से भी काट सकते थे ना, यहाँ से ऐसे भी काट सकते थे, है ना। तो बेसिकली आपको बताया गया ये लाइन कि सच दैट वगैरह वगैरह, ताकि पता चल सके एग्जैक्टली जो आपका क्या बोलते हैं कैविटी वो कहाँ पे है। ठीक है, कैविटी मतलब बेसिकली एंड से पास हो रहा है, वो बताना चाह रहा था। ओके, तो अगर इनके बीच का सेपरेशन 3 आ रहा है, तो इनके बीच का फोर्स अगर इतना है, तो एन की वैल्यू पता करो। ठीक, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो देखते हैं, इस पे ये यहाँ पे एक और बना लेते हैं ये। ठीक है ना, ये पूरी चीज़ पता फील्ड है, याद रखना, ये भी है ये भी है, पूरा इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स एक यूनिफॉर्म मास का सॉलिड स्फीयर है, ये भी यूनिफॉर्म मास का है, तो बस इसको पॉइंट मास मान लो, दोनों को फोर्स निकाल लो। तो ये इस पे नेट फोर्स कितना लगाएगा, तो ये इसका मास, अगर अब मास देखते हैं, इसका मास बोल दिया था क्वेश्चन, इस पूरी चीज़ का मास कितना था, कैपिटल है। ठीक है, अब इसका रेडियस r/2 है, यानी वॉल्यूम जो होता है रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वॉल्यूम 1/8 था इसका, तो इसका मास m/8 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/8, क्योंकि यहीं से काट के इसको उठा के यहाँ रखा गया था। ठीक है, अभी मान ले रहा हूँ फील्ड है, ताकि फोर्स निकालना आसान हो, तो इस पूरी चीज़ का कारण पे फोर्स कितना लगेगा, तो दोनों के सेंटर के बीच का दूरी देखना होगा, सेंटर के बीच का दूरी दो दिया है क्वेश्चन में 3r, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाय 3r²। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ पे गायब है ना चीज़, ये तो है नहीं। मैंने तो मान लिया कि यहाँ भी अगर मास होता तब ये चीज़ इस पे कितना फोर्स लगाती, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में तो मास नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा मास ले लिया है, तो इस एक्स्ट्रा मास का इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा मास लिया है मैंने, यानी ये छोटा वाला स्फीयर का जो मास है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालने के लिए इनके सेंटर के बीच का दूरी चाहिए होगा, और इनके सेंटर के बीच का दूरी कितना होगा, 2.5r। ठीक है, क्योंकि ये r है, ये r/2 मतलब 3r में से r/2 घटाओ 2.5r, है ना, और इसका मास भी कितना है m/8। ठीक है, टोटल का मास याद रखना m है,
तो अगर ये व्हाइट वाले पोर्शन का होगा तो 7m/8, इसका m/8, टोटल का m जो भी है। तो अब इस वाले स्फीयर के कारण इस वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो g m1 m2, तो m²/64 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का इसका 2.5 मतलब 6.25 इंटू r²। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है एन जी m² डिवाइडेड बाय 3600 r²। तो 1/72 इंटू 3600, तो 72×5 माइनस ये तो 400 आया था, 3600/400, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 9 यानी 41। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगा तो कमेंट में बता देना, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। 24th में आपको बोला गया है टू अ लार्ज सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एल इज मेड बाय जॉइनिंग टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ कॉपर एंड स्टील, दोनों का लेंथ l/2 है। ठीक है, तो दोनों का l/2 है, ये कॉपर है, ये स्टील है। फ्री एंड ऑफ कॉपर 80 डिग्री सेल्सियस पे है और फ्री एंड ऑफ स्टील जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपसे पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होगा इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जंक्शन है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा अगर इसका थर्मल कंडक्टिविटी 9 गुना ज़्यादा है इसके। ठीक है, आप इसमें करंट निकालो तो करंट की वैल्यू हो जाएगी, तो के करंट कैसे निकालते हैं, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, के ए डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस 80 माइनस टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स है l/2 है ना, रॉड का लेंथ को डेल्टा एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ इसमें करंट निकाले, अब दोनों सीरीज में तो करंट सेम होगा, इसमें जो करंट होगा इसमें भी वही। फिर से किसी रॉड में करंट निकालने के लिए के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, के का वैल्यू इसका लिए के है, के इंटू के ए डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, l/2 गया, के ए गया, तो 9 इंटू 8 माइनस टी। ठीक है, तो 9 8 72, 90 इक्वल टू टी, तो 10t इक्वल टू 72, तो टी की वैल्यू 7 है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉपर, ये आपका स्टील, रेजिस्टेंस का समय ड्रॉ करते हैं। अब कॉपर का जो कंडक्टिविटी 9 गुना ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस इससे 9 गुना कम रहेगा, कॉपर का रेजिस्टेंस 9 गुना कम रहेगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी कम। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच का कितना है, 80, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है ना। ठीक है, मैं मतलब इसको पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, अब सीरीज में है तो करंट सेम होगा, तो जो भी आपका रेजिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 80 को आपको 1:9 में तोड़ना है, तो 1:9 में तोड़ना है, तो यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 72 वोल्ट। ठीक है, ओके, ड्रॉप इतना है। ठीक है, अब इस पॉइंट का आपको वोल्टेज दे दिया 80 वोल्ट, जहाँ जहाँ वोल्ट लिख रहा हूँ वहाँ पर डिग्री सेल्सियस का नहीं 0 वोल्ट। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 8 वोल्ट का, तो ये हो जाएगा 80 में से 8 घटाओ 72, और इन दोनों का चेक कर लो 72 फिर आ रहा होगा। ठीक है, तो 72 हो जाएगा जंक्शन का, है ना। 25th में हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का डायरेक्टली फॉर्मुला होता है n इंटू n-1/2, तो 6 इंटू 5/2 यानी 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फिर 2 दिन बाद हम लोग एक फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे, तो फिजिक्स के फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग करते रहेंगे हर 2-3 दिन में एक। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।